मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं 3 विषयों पर टिप्पणी करने वाला हूं। फिर जो आपके प्रश्न हैं उसका मैं उत्तर दूंगा। पहली टिप्पणी के बारे में एक लिखित वक्तव्य भी है अंग्रेजी और हिंदी में, और बाकी 2 विषय मैं एक्सटेम्पोर बोलूंगा। डॉलर की तुलना में रुपये की गिरावट 60.15 पहुंच गई है। डॉलर और कितना लुढ़केगा, रुपया और कितना लुढ़केगा? हाउ मच मोर वुड द मनी टम्बल इन कंपैरिजन टू डॉलर? एक मुझे टिप्पणी करनी है। ये एक व्यंग है और कांग्रेस के हमारे मित्र इस राजनीतिक व्यंग को व्यंग के रूप में लेंगे, क्योंकि यह जमीनी सच्चाई को भी व्यक्त करता है। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक ए political comment laced with satire, and I would appreciate my friend from the Congress would take it that way, because any comment, even in humor, in relation to the family is reacted very strongly. और मेरा कमेंट ये है कि जब यूपीए की सरकार आई थी तो डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत राहुल गांधी की उम्र के बराबर थी। आज वो सोनिया गांधी जी की उम्र के बराबर पहुंच रही है, और मुझे इस बात की बहुत आशंका है कि जल्दी ही वो मनमोहन सिंह की उम्र के बराबर पहुंचेगी। द पॉलिटिकल ह्यूमर इज, though reflecting a very sorry reality, that the worth of Indian rupee against the dollar was equal to the age of Shri Rahul Gandhi when the UPA came to power. Today it is nearing the age of Srimati Sonia Gandhi ji, and what I seriously apprehend, very soon it would touch the age of Manmohan Singh. मई और जुलाई 9 के बीच में डॉलर की तुलना में रुपया 53 से 16.15 हो गया है, सिर्फ 2.5 महीने में। 2.5 महीने में पूरे नहीं हुए। ये जो बात बार बार यूपी ओर से कही गई कि द फंडामेंटल ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग, सब ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? सच्चाई कुछ और बताती है। पूरे भारत की आर्थिक व्यवस्था आज जब देश की इकोनॉमी 10 साल के रिकॉर्ड लो 5 पर है, आगे भी नीचे जा सकती है, तो यूपीए सरकार ने भारत की पूरी इकोनॉमी को एफडीआई बेस्ड बनाने की कोशिश की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेस्ड, एफआईआई और एफडीआई। विदेशी पैसा जल्दी आता है और जल्दी वापस भी जाता है। Foreign investment is fragile by nature. It is hot money. It comes and goes. अभी आपको मालूम है जब 2008-9 में सब प्राइम क्राइसिस हुई थी अमेरिका में, तो अमेरिका ने लगभग 85 बिलियन यूएस डॉलर का स्टिमुलस अनाउंस किया था, जिसकी कीमत होती है 4,70,000 करोड़। बहुत पैसा भारत भी आया। अभी मई जून में जो वहाँ का फेड रिजर्व है, रिजर्व बैंक के बराबर भारत के, उसकी ओर से अनाउंस किया गया है कि हम इस पूरे स्टिमुलस को विड्रॉ करेंगे। द इंडियन मनी इन्वेस्टेड हेयर फ्रॉम अमेरिका एंड अदर सोर्सेज इज स्पीडली गोइंग आउट। लेकिन किसी भी अच्छे इकोनॉमी के साउंड प्रिंसिपल्स होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक सेविंग। And the hard tragedy of India today is Indians are not investing in India because there is a crisis of credibility and crisis of trust. भ्रष्टाचार है, अनिर्णय है, अनिश्चितता है और पॉलिसी पैरालिसिस है। मित्रों, जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। सब्जियों की कीमत दिल्ली में कितनी बढ़ी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बार बार हमें आंकड़े दिया जाता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स
रिटेल की बात नहीं की जाती है। आज देश की अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो चीजें आगे बढ़ रही हैं, एक है महंगाई और दूसरा है वित्तीय घाटा। इन्फ्लेशन एंड फिस्कल डेफिसिट, ओनली दे आर राइजिंग। रेस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल इज कमिंग डाउन। अब जब देश चुनावी वर्ष में घुस गया है अंतिम साल में, तो ये आर्थिक व्यवस्था में कोई सुधार होने वाला है इसकी हमें उम्मीद नहीं है। जो एनडीए सरकार ने एक विरासत छोड़ी थी साउंड इकोनॉमी की, जो फंडामेंटल्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज स्ट्रांग, आपको याद होगा 2004 के बजट में श्रीमान चिदम्बरम साहब ने कहा था, दैट वाज द इंडिकेशन ऑफ स्ट्रांग फंडामेंटल्स। हमारी एक चिंता बहुत है कि यह सरकार का जाना तो तय है, लेकिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और कितना चोट पहुंचाएगी, ये बहुत गंभीर सवाल है जिसको संभालने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, ये मेरा पहला विषय है। दो विषय और हैं। ये 17 जून को चीन की ओर से भारत की सीमा पर फिर अतिक्रमण किया गया है। ये चुमार क्षेत्र जो है लद्दाख के पास का, वहां हुआ है। कैमरा छीन लिए गए और पोस्ट पर भी वो लोग चले आए। द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाई दिस इंसिडेंट was not conveyed to the public earlier, why it was deliberately suppressed। जो अप्रैल 15 की घटना हुई थी दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में, 21 दिन चली थी, उसके बाद चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे, कहा गया था सब ठीक है। एक हमारा एप्रीहेंशन है कि क्या एंथोनी साहब की जो चीन यात्रा हुई थी और उसके पहले मेनन साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनकी चीन यात्रा हुई थी, उसकी यात्रा के सहूलियत को बताने के लिए इसे दबाया गया? ये बहुत गंभीर सवाल है, हम इसका उत्तर जानना चाहेंगे। क्योंकि जब एंथोनी साहब गए थे चाइना, तो वहाँ के एक बड़े मिलिट्री कमांडर ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी, आपको मालूम है। The BJP would like to know, is the government reassessing the level of engagement with China in view of its aggressive posture? जो चीन का एक प्रकार से बहुत ही एग्रेसिव पोस्चरिंग है उसकी, उसके लाइट में भारत की सोच क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। And if China is entertaining the misconception or impression that India can be pushed around, then it is a very, very sad day as far as the integrity and sovereignty of India is concerned. चीन के मानस में अगर ये धारणा आती है वहाँ के शासकों में कि भारत को पुश किया जा सकता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहेंगे इस पूरे मामले पर भारत सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर चीन के बारे में समग्रता से शेयर करेगी, क्या स्थिति है और भारत सरकार क्या करने जा रही है। मित्रों, एक तीसरा विषय आतंकवाद के संबंध में है। कल राजनाथ जी, अरुण जेटली, मैं, धर्मेंद्र प्रधान सभी बोधगया गए थे। आज गृह मंत्री और सोनिया जी भी गए हैं। बोधगया में जो हुआ है हादसा बहुत ही गंभीर है, उसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। हमने सुना इंटेलिजेंस इनपुट था, फिर मीडिया में आया स्पेसिफिक इनपुट था। शिंदे साहब ने कहा कि घटना के 3-4 दिन पहले बिहार के ऑफिसर्स के साथ में होम मिनिस्ट्री की बातचीत हुई थी, उनको बताया गया था। आज नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। मैं सामान्यतः स्पेसिफिक मामलों में अखबार का नाम लेता हूं। आज के हिंदुस्तान टाइम्स में एक बड़ी खबर छपी हुई है, जहां इंडियन मुजाहिदीन ने क्लेम किया है कि वी बॉम्ब्ड बोधगया। इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी जब इंडियन मुजाहिदीन ने क्लेम किया है तो वो बातें सही साबित हुई हैं। पुणे ब्लास्ट के मामले, जर्मन बेकरी के मामले में, इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जाएगी, ईमानदारी से और प्रामाणिकता से की जाएगी।
और इसके कॉन्स्पिरेसी के सारे एंगल्स, उनके पेट्रन्स, सबों की जांच गंभीरता से होनी चाहिए। I am sorry to make this comment, but increasingly an impression is going around that we are becoming soft as far as the fight against terror is concerned. उत्तर प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री शुद्ध राजनीतिक कारणों से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर टेररिस्ट हमले हुए, कई लोग घायल हुए, मारे गए, काशी में संकट मोचन मंदिर पर जो हमला हुआ, उसके सारे एक्यूज के केसेस को विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने कई बार उसको टर्न डाउन भी किया है। क्या भारत सरकार ने इस बारे में कोई आग्रह किया है वहाँ की सरकार के साथ कि ऐसा न किया जाए? ये देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। ये बहुत चिंता की बात है जिस तरह से रिपीटेड हमले हो रहे हैं। और ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ ये इंप्रेशन जाता है, वहीं दूसरा ये भी इंप्रेशन जा रहा है कि जो सीबीआई और आईबी के बीच में टकराव चल रहा है और जिस तरह स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट को लेकर राजनीति हो रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक खबर और छपी है कि किस तरह इशरत जहां के मामले में होम मिनिस्ट्री के एक पदाधिकारी को अपना एफिडेविट बदलने और पदाधिकारियों को नेम करने का दबाव डाला गया। हम चाहेंगे कि ऐसा दबाव कितने के ऊपर डाला गया है और किसके द्वारा डाला गया है कि आईबी के स्पेसिफिक इनपुट के बावजूद एफिडेविट को बदला जाए। ठीक है, फेक इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा। तो द सीबीआई हैज फाइल्ड ए कोल्यूसिव टारगेटेड चार्जशीट बेस्ड अपॉन टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट उसको तय करेगा। लेकिन बार बार अगर यह बात आई कि आतंकवादियों का संबंध था और आईबी ने इंटरसेप्ट करके जो लश्कर तैयबा के कमांडर मुजम्मिल हैं वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मछली नंबर 5 को पहले मारना है, मछली नंबर 3 को मारना है। ये मछलियाँ किसके किसके नाम की थी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो 2 पाकिस्तानी थे। तो सीबीआई ने इस पूरे मामले के टेररिस्ट एंगल की जांच क्यों नहीं की? सीबीआई के अनुसंधान का ब्रीफ किसने तैयार किया था? मैंने कहा, कई जगह देखा है कि वी हैड नो ब्रीफ टू इन्वेस्टिगेट द टेररिस्ट एंगल। हु डिटरमिन्ड योर ब्रीफ? सीबीआई? लीगली स्पीकिंग, विथ माई लिटिल लीगल नॉलेज, सुप्रीम कोर्ट के 20 जजमेंट हैं कि किसी मामले का अनुसंधान होता है तो अनुसंधानकर्ता को पूरा अधिकार है ईमानदारी से सारे एंगल का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जून की घटना है, अप्रैल में आईबी के पास एलईटी के कमांडर मुजम्मिल का पूरा एक्सर्प्ट है डायलॉग का, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है और आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो मेरा खाली कहना यह है कि any attempt to weaken the institutional integrity of IB is grossly inappropriate and not conducive as far as the fight against terror is concerned. ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो अपनी ओर से हमें ये फ्लैग ऑफ कंसर्न रेज करने थे मित्रों। ये 3 बिंदु थे। अब आपके जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर दूंगा।